बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन। वो मेन 5 क्लास, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मेन 5 क्लास जो आपको यूज़ करने में रूटीनली आप यूज़ करोगे हाइपरटेंसिव पेशेंट पे। जो मैंने पीछे मैनेजमेंट बताया था उसमें जिन दवाओं का हमने यूज़ किया था उसके बारे में हमको बताने जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने पूरा फार्माकोलॉजी को लाया है और मेनली जो यूज़ होने वाली है उसको लाया है। पूरा फार्माकोलॉजी हम आपको शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्लास क्या है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में क्या है, सबसे पहला ड्रग प्रोप्रानोलोल है। इसकी डोज याद रखिएगा 120 से 360 mg पर डे देते हैं, 3 से 4 बार में देना होता है। लेकिन इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, वो क्या है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, ब्रोंकोस्पाज्म है, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट में दिक्कत हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया है तो डायबिटिक में भी इसको यूज़ करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। एग्रीवेट करता है ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को भी ख़राब करता है, एग्रीवेट करता है, तेज़ कर देता है। और इसको अवॉइड कहाँ करना है, अस्थमा, COPD, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, एल्डरली में इन सबको नहीं यूज़ करना है प्रोप्रानोलोल को। ड्रग ऑफ चॉइस है ये किसमें, यंग हाइपरटेंसिव में, स्पेशली विथ एंजाइना और पोस्ट एम आई में, ठीक है, MI के बाद वाले पेशेंट में। दूसरा क्लास है एटिनोलोल, ठीक है। इसको प्रेफर्ड करते हैं प्रोप्रानोल पे, क्यों, क्योंकि ये कार्डियो सेलेक्टिव होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, ठीक है। तो प्रोप्रानोल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एटिनोलोल और मीटोप्रोलोल ज़्यादा यूज़ होता है। मीटोप्रोलोल सेम ही है, कार्डियो सेलेक्टिव है और साइड इफ़ेक्ट भी कम है इसके, और ये भी प्रेफर्ड होता है प्रोप्रानोल पे। लेकिन इसके डोज 50 to 300 mg पर डे है और एटिनोलोल को 50 to 200 mg पर डे आप दे सकते हो। तो ये तो आपका बीटा ब्लॉकर था, कम यूज़ होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है, उसके बहुत टाइम लग जाएगा, अगर उसको बताने लगेंगे तो उसको हम आपको अगर आपको पढ़ना है तो फिर बता सकते हैं अलग से। बाकी ये बस आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सबसे पहले निफेडिपिन यूज़ होता है 10 से 10 to 30 mg 4 बार यूज़ करते हैं, जुबान के नीचे यूज़ करते हैं, ठीक है। फास्ट एक्टिंग होता है ये, ठीक है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, हेडेक है, फ्लशिंग है, टेकिकार्डिया है, पीडा एडिमा है, ये सब इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। कब अवॉइड करना है, हार्ट ब्लॉक के केस में, हार्ट फेलियर के केस में नहीं देना है, ठीक है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ में निफेडिपिन नहीं देंगे आप, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में, अस्थमा में एंड COPD। अगर इसका कोई पेशेंट है तो आप ये तो प्रोप्रानोल तो दे नहीं सकते आप, ठीक है, बीटा ब्लॉकर वहाँ साइड इफेक्ट डाल रहा है, तो उस समय आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी का दूसरा भाई है एम्लोडिपिन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपने देखा है, ठीक है। इसकी डोज 2.5 से 10 mg पर डे आप दे सकते हो। 1 a डे होता है ये, 1 a डे थेरेपी है, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग होता है। साइड इफ़ेक्ट जो निफेडिपिन का है वही है, लेकिन लेसर, ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग है इसलिए 1 a डे देते हैं, तो ये अच्छा रहता है एम्लोडिपिन। उसके बाद है AC इनहिबिटर, ठीक है। AC इनहिबिटर में आपको 2 मेन दवाई बताता हूँ। सबसे पहले कैप्टोप्रिल है, ठीक है, 12.5 से 75 mg पर डे दे सकते हैं, 3 टाइम में आप दे सकते हो ये डोज डिवाइड करके। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसमें अग्रेनुलोसाइटोसिस होता है, ठीक है। फर्स्ट डोज में हाइपोटेंशन होने के चांसेस हैं और ये कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में। तो कैप्टोप्रिल देने से पहले ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सीधा नहीं दे देंगे आप। और जो डायबिटीज़ वाले हैं ना, उसमें ये कैप्टोप्रिल ड्रग ऑफ चॉइस होता है, यानी AC इनहिबिटर, जो मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ वाले अगर हैं, किसी भी एज के हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, AC इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस होता है। हाइपरलिपिडेमिया ओबेस पेशेंट में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो ऐसे पेशेंट जो इन डिजीज़ के हैं, उसमें हाइपरटेंशन है, तो आप कैप्टोप्रिल यूज़ करोगे, यानी AC इनहिबिटर यूज़ करोगे। कैप्टोप्रिल का दूसरा भाई जो बहुत यूज़ होता है वो है रैमीप्रिल, ठीक है। और भी इस क्लास में बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन जो यूज़ हो रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, ताकि शॉर्ट में आपको माइंड में रहे, ठीक है। रैमीप्रिल 2.5 से 20 mg 1 a डे थेरेपी है ये, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर लोग रैमीप्रिल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कैप्टोप्रिल में 3 बार देना है, तो इसमें 1 ही बार देना है। पेशेंट ऐसे भी वो BP का दवाई लेना नहीं चाहता है, ठीक है, तो 1 a डे वाली थेरेपी अच्छी होती है। सेम साइड इफ़ेक्ट है इसके भी, कंट्राइंडिकेशन सेम है, और ड्रग ऑफ चॉइस ये सेम चीज़ में है। बस ये एक चीज़ डिफरेंस है कि ये 1 a डे थेरेपी है,
तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये 5 क्लास आपने याद रखा, पूरा आप आराम से हाइपरटेंशन मैनेज करोगे। ठीक है, चौथा क्या है, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा यूज़ होते हुए। ठीक है, और मैंने भी बताया था आपको ACE और ARB में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर है और ये भी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, वही चीज़ है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है, वो क्या है कि ये ड्राई कफ प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, यानी इसका साइड इफेक्ट कम है, इसलिए लोग रेमिप्रिल कैप्टोप्रिल से ज़्यादा टेलमिसार्टन यूज़ करते हैं। अगर आपको ARB देने की ज़रूरत पड़ रही है या कोई डायबिटिक है या सेम का इंडिकेशन है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटीज़ में, हाइपरलिपिडीमिया में, CCF में, LVF में। ठीक है, तो ये टेलमिसार्टन सेम चीज़ है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट कम है, तो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। 20 to 40 mg पर डे इसकी डोज है, आप 20 to 40 दे सकते हो। ठीक है, लोसार्टन सेम ही है, साइड इफ़ेक्ट भी इसके वही है, तो सेम साइड इफ़ेक्ट होता है, बस ये ड्राई कफ प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरा ये कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटीज़ में, हाइपरलिपिडीमिया में, इन सब में। ठीक है, तो लोसार्टन टेलमिसार्टन दोनों में से कोई भी यूज़ करो। ठीक, ये मेन क्लासेज मैंने आपको बताया। इसके अलावा 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लो कॉस्ट थेरेपी होती है, जो पुअर पेशेंट्स आते हैं, आप उसमें महंगी दवाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप ये देते हो थायज़ाइड डायरेटिक्स आप शुरू करते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोक्लोराइड थायज़ाइड 12.5 mg से शुरू कर सकते हो, 100 mg इसकी मैक्सिमम डोज है। ठीक है, लेकिन इससे दिक्कत क्या आती है, हालांकि है तो लो कॉस्ट थेरेपी, लेकिन दिक्कत क्या आती है, वीकनेस, लॉस ऑफ ड्राइव, इम्पोर्टेंस, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर यूरेसीमिया, ये सब दिक्कतें इसमें आती है। ठीक है, तो अवॉइड किस में करना है, ये आपको नहीं देना किस में, अवॉइड इन डायबिटीज़, गाउट, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल एंड यंग हाइपरटेंसिव में आप थायराइड डायरेटिक्स नहीं दोगे, एल्डरली में दोगे। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये रीनल एंड हिपैटिक फेलियर में आप नहीं दोगे थायराइड डायरेटिक्स, ध्यान से, कॉन्ट्राइंडिकेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग ऑफ चॉइस है एल्डरली में आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, एल्डरली एंड आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, आप दे सकते हो। ठीक, इसी का एक भाई है और ज़ीपामाइड, 20 to 40 mg इसकी डोज है, साइड इफ़ेक्ट सेम है, ड्रग ऑफ चॉइस है, तो दोनों में से जो भी चाहो आप यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद कुछ, ये तो 5 क्लासेज मैंने आपको बताया मेन, जो कि रूटीनली यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, ठीक है, जैसे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, और तरह के हाइपरटेंशन है, उसमें क्या करना होता है, वो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं, उसमें कुछ दवाएं यूज़ होती हैं, जैसे सम अदर क्लासेस, जैसे कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा ब्लॉकर आपने प्रेजोसिन, क्लोनिडीन, मेथाइल डोपा, इन सब का नाम सुना होगा। ठीक है, कुछ डायरेटिक्स हैं, मैंने आपको थायराइड डायरेटिक्स के बारे में बताया, कुछ लूप डायरेटिक्स हैं या और डायरेटिक्स हैं, जैसे कि फ्रोसेमाइड, टोरेसेमाइड, ठीक है, एस्पाइरोनोलैक्टोन एक्सेट्रा, ये सब डायरेटिक्स हैं, इसका भी कुछ स्पेशल कंडीशन में यूज़ होता है। वैसोडायलेटर्स जैसे कि हाइड्रोलेजिन, मिनॉक्सिडिल, इन सब का भी यूज़ होता है। मिनॉक्सिडिल पता है आपको, हेयर फॉल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब रूटीनली यूज़ नहीं होता, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में यूज़ होता है, जो अगर आपको जानना है तो बाद में बताएंगे। लेकिन मेन मकसद जो क्लिनिकल इंप्रूव करने का है, उसके लिए मैंने आपको जितना बताया, अगर आप इतना याद रख लेंगे, आपका हाइपरटेंशन का मरीज़ बिल्कुल आपसे डिससेटिस्फाइड होकर नहीं जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप मैनेज करेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच। वीडियो में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मुझे एडमिशन के लिए जाना था, एमडी में एडमिशन लेना था, इसी वजह से वीडियो डिले थी, और अभी एक महीना कम से कम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सब कुछ रूटीन पे आ जाएगा, और मैं क्लिनिकल पढ़ाऊँगा। 3 साल में आपको पूरा मेडिसिन कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।